नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज सी दिस। मैं इसको समझाने के लिए आपको स्लाइड दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। इसे पढ़ लीजिए पहले, देखिए स्लाइड पे, देखिए इसको और समझिए इसको क्या है। A next friend or guardian for the suit shall not, without the leave of the court, a next friend, or guardian for the suit shall not, क्या नहीं करना चाहिए इन्हें, receive any money or other movable on behalf of a minor। कैसे? Without the leave of the court, कोर्ट की बिना परमिशन के receive any money or other movable property on behalf of minor, either by way of compromise before decree or order or under a decree or order in favor of the minor। तो this is all about, I read it for you, this is rule 6 सब rule 1। अब इसको समझिए है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी टुवर्ड्स मी नाउ। इसको देखिए आप, क्या है, क्या कह रहे हैं ये कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन बेसिकली, और यू कैन से व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। ऐसे भी कह सकते हैं आप, नेक्स्ट फ्रेंड की पावर्स की कोई सीमाएं हैं या नहीं है, लिमिटेशन है या नहीं है, गार्जियन की पावर्स या पावर्स पर कोई लिमिटेशन है या नहीं, देयर आर लिमिटेशंस। तो क्या लिमिटेशंस है? नंबर 1 लिमिटेशन ये है कि नंबर 1, he shall not receive any money or other movable property on behalf of the minor। देखिए समझिए, there is a prohibition on reception of what? Reception of money and other movable property। and यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए प्रीलिम्स का एग्जाम का कि क्या क्या कहाँ पर रिक्वायर्ड। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, व्हाट इज बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग टेकन। नंबर 1 मनी, आप धन नहीं ले सकते, आप क्या नहीं ले सकते, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, यानी कि अन्य जंगम संपत्ति नहीं ले सकते। आप कब नहीं ले सकते? बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिफोर डिक्री और ऑर्डर इज मेड। अभी डिक्री पास नहीं हुई है, ऑर्डर पास नहीं हुआ है, एंड यू आर एंटरिंग इनटू ए कॉम्प्रोमाइज, एंड इन दैट कॉम्प्रोमाइज, उस कॉम्प्रोमाइज में आप माइनर के बिहाफ पर यू वांट टू टेक मनी, यू वांट टू टेक सम मूवेबल प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं ले सकते। तो ये आपकी पावर पर, इफ यू आर एक्टिंग एज ए नेक्स्ट फ्रेंड और यू आर एक्टिंग एज ए गार्जियन, देन दिस इज द लिमिटेशन ऑन योर पावर, यू कैन नॉट टेक। व्हाई इट इज सो? देखिए नियम ये है, लॉ ये है कि once a suit has been filed in the
कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर filed by या or is against by the minor in any ways minor is being represented in the court, then that child, that minor becomes the ward of the court, court का बच्चा हो जाता है वो, then court it is the duty as well as the right of the court to take care of the interest of the minor. उसको पग पग ध्यान रखना पड़ेगा, कोर्ट को पग पग ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनर के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ना हो किसी भी तरीके से, इधर बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन और इन एनी अदर वे. सो इन दिस केस इफ यू आर रिसीविंग मनी on behalf of minor or if you are receiving any jangam sampatti, if you are receiving any movable property, in that case you will have to seek prior permission of the court. कब की बात है? by way of compromise नहीं ले सकते, या कोई डिक्री पास हो गई है माइनर के फेवर में, a decree has been passed or order has been passed in favor of the minor, in that case also you cannot receive money or other movable property without the leave of the court. To be very clarified, to be very precise, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ले ही नहीं सकते, you can receive it, but कब? You can receive it only with the leave of the court. अब leave of the court का भगवान के लिए मैं समझना कि छुट्टी जाएगी जब कोर्ट तब लेंगे, नो, लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं लेंगे आप. तो कोर्ट आपको चाहिए, यू वांट टू रिसीव इट, यू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अनुमति से आप ऑन बिहाफ ऑफ माइनर फिर ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज सब रूल 1. इसको ऐसे समझिए, देखिए आप ये इसको ऐसे समझिए, प्लीज सी द स्लाइड. A next friend or guardian shall not receive, ठीक, what he shall not receive any money, number 1, other movable property on behalf of minor, कब? by way of compromise, by way of compromise before or decree, before decree or order or under a decree. ना तो compromise में ना ही किसी डिक्री में क्या क्या नहीं लेंगे आप, इन दोनों को नहीं लेंगे आप, मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं करेंगे. कब नहीं करेंगे? विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट नहीं करेंगे. तो ये इस स्लाइड से आपको, दिस मैजिक स्लाइड से आपको मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें. तो कर लेंगे आप. नाउ प्लीज कम टू रूल 2 एंड सी नाउ टूवर्ड्स मी टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ दिस इज व्हाट दिस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट 6.1 प्रोहिबिशन किस बात पर? on receiving money or other movable property without the leave of the court. This is you cannot do it now. Now please come to this rule 2. इसको और पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसको पढ़ने के लिए प्लीज आकर फिर आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर और उसको पढ़ लीजिए एक बार ढंग से. प्लीज सी द स्लाइड नाउ. देखिए where the next friend or the guardian of the suit has not been appointed or declared by the competent authority. What? Where the next friend or guardian for the suit has not been appointed or declared by competent authority to be guardian of the property of the minor, or has been so appointed or declared is under any disability known to the court to receive the money or other movable property, the court shall, if it grants him leave to receive the property, require such security and give such directions as will in its opinion sufficiently protect the property from waste and ensure its proper application. तो this I read for you, this is the what 6.2. अब इसको समझिए है क्या, समझिए इसको ढंग से, इसको समझिए. दिस इज व्हाट रूल 6 पार्ट 2. ये क्या कर, एक डिफरेंट सिचुएशन है. 6.2 इज डीलिंग विद ए डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस. ये कह रहे हैं कि जब जो नेक्स्ट फ्रेंड है कोर्ट पे, जो द नेक्स्ट फ्रेंड मींस द प्लेंटिफ, माइनर इज ए प्लेंटिफ एंड ही हैज ब्रॉट ए सूट थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड. नाउ ये गार्जियन है, वो गार्जियन कौन सा है? ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. नहीं समझे आप? ऐसे समझिए. आप देखिए, यू आर ए माइनर, यू आर ए माइनर, आप एक अल्पवयस्क व्यक्ति हैं, ठीक है, या आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ऐसे मान लीजिए. नाउ आपकी देखभाल के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए एक गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सपोज कीजिए मुझे कर देगा, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज द गार्जियन ऑफ योर प्रॉपर्टी। गॉट इट? आप माइनर हैं, आपकी प्रॉपर्टी के लिए मुझे गार्जियन नियुक्त कर दिया गया है। फाइन। नाउ यू वांट टू ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट समवन, तो नेचुरली यू विल नीड ए नेक्स्ट फ्रेंड। नाउ यू हैव अपॉइंटेड समवन टू बी नेक्स्ट फ्रेंड अदर देन मी। मुझे नियुक्त नहीं किया नेक्स्ट फ्रेंड, यू हैव अपॉइंटेड समवन एल्स टू बी नेक्स्ट फ्रेंड। मैं विजेंद्र वर्मा, मुझे नियुक्त नहीं किया, आपने अमिताभ बच्चन को अपना नेक्स्ट फ्रेंड बना लिया उसमें। So now this is what where the next friend for the suit has not been the guardian of appointed guardian of the property। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, इसको स्लाइड को समझने के लिए प्लीज सी दिस। देखिए इसको समझिए आप, ये इसको देखिए ढंग से रहा। क्या कहता है ये? नेक्स्ट फ्रेंड जो है, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक सिचुएशन ये, नंबर 1 सिचुएशन ये है कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है, जैसे उदाहरण मैंने दिया कि मैं आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के गार्जियन नहीं हूं, गार्जियन हूं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को आपने नेक्स्ट फ्रेंड बना दिया। बस समझ में आ गई? चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझिए। देखिए गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी है जी। बात समझ में आ गई? गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी कौन हो गया? जी हो गया। और नेक्स्ट फ्रेंड ये हो गया कोई दूसरा व्यक्ति एन इज द नेक्स्ट फ्रेंड एंड ये गार्जियन। अभी दो व्यक्ति अलग अलग हो गए, नहीं हो गए आपके सामने, देखिए। ठीक है, दो व्यक्ति हो गए। तो या तो ये सिचुएशन हो, या सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? हैविंग बीन सो अपॉइंटेड, मुझे ही नियुक्त कर दिया गया है। हैविंग बीन सो अपॉइंटेड बट आई एम अंडर सम डिसेबिलिटी टू रिसीव द मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स आई वॉज योर गार्जियन, आई वॉज योर जी। नो एन इक्वल टू जी, एन इक्वल टू जी मीन्स नेक्स्ट फ्रेंड एंड गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी आर सेम हेयर नाउ। तो दिस इज सेकंड सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन कौन सी हुई कि दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स, गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट आर टू डिफरेंट पर्सन्स। पहली सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन कौन सी हो गई? ये हो गई कि जब बोथ आर सेम, आई एम द गार्जियन ऑफ योर प्रॉपर्टी एज वेल एज आई एम द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट एज वेल। बट ऐसे सेकंड में क्या है? आई एम अंडर सम डिसेबिलिटी, मैं डिसेबल्ड, मैं नहीं कर सकता उसको। आई एम नॉट एबल टू रिसीव द मनी, मैं रिसीव कर ही नहीं सकता। आई एम अंडर सम डिसेबिलिटी टू रिसीव द मनी। और ये कोर्ट की नॉलेज में है। आप इसको समझ करके प्लीज अगेन आप दोबारा इसको लैंग्वेज को पढ़ लीजिए। देखिए ऐसे, और प्लीज सी द स्लाइड 6.2 वेयर द, आई होप कि इस बार आपको समझ में आ रहा होगा। वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट हैज नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। ये सिचुएशन नंबर 1 कवर हो गई यहाँ पर आपकी है। ठीक है, इट मीन्स नेक्स्ट फ्रेंड हो गया एन, ओके, एंड ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वन पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द गार्जियन एंड सेकेंड पर्सन इज द नेक्स्ट फ्रेंड इन द केस। तो ये तो होगी सिचुएशन नंबर 1। और हैविंग बीन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड, ये सिचुएशन नंबर 2 है, इज अंडर एनी डिसेबिलिटी नोन टू द कोर्ट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोन टू द कोर्ट। कोर्ट को ये पता है कि दिस सिचुएशन, सेकंड नंबर जो है ये, ही इज अंडर डिसेबिलिटी। व्हाट डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी टू रिसीव द मनी, दैट ही कैन नॉट रिसीव द मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देन कोर्ट शैल व्हाट? The court shall require such security and give such directions as will in its opinion sufficiently protect the property from waste and ensure its proper application। अब इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ दोबारा, बस ये इसको समझिए, मेरी तरफ देखिए इस तरीके से। आप इसको देखिए क्या होगा। अब सिचुएशन समझ में आ गई।
तो कोर्ट क्या करेगा ऐसी स्थिति में, कोर्ट रिक्वायर्स अ सिक्योरिटी, कोर्ट ऐसे नेक्स्ट फ्रेंड से सिक्योरिटी लेगा एंड ही विल गिव, कोर्ट विल गिव सच डायरेक्शंस एज वेल, सिक्योरिटी एंड डायरेक्शंस, किस लिए, टू सफिशिएंटली प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग वेस्ट एंड एंश्योर इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसको बहुत सामान्य शब्दों में हिंदी में आपको समझाता हूँ। दिस इज रूल 6.1 ये कहता है, प्रोविजन चलता है कि नेक्स्ट फ्रेंड हो या गार्जियन हो, वो बिना सहमति के, बिना अनुमति, कोर्ट की अनुमति के किसी प्रकार की मनी को, किसी प्रकार के धन को या जंगम संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है बिना कोर्ट की अनुमति के। एक बात, तो ये बात खत्म हो गई वहीं पर ही। नंबर 2 बात आई कि अगर आप नेक्स्ट फ्रेंड हैं या आप गार्जियन हैं, और इनमें से 2 किसी कैटेगरी में आते हैं, आप नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन हैं, लेकिन आप केवल इसी सूट के लिए सीमित है, इसी केस तक का रोल है आपका। आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, समर्थ प्राधिकारी के द्वारा उसकी संपत्ति का गार्जियन आपको नियुक्त नहीं किया गया, आपका रोल केवल उस केस तक का है। ऐसी स्थिति में अगर आपको मनी रिसीव करनी है या प्रॉपर्टी रिसीव करनी है, देन कोर्ट क्या करेगा, आपको परमिशन देगा। जब इफ इट ग्रांट्स हिम लीव, परमिशन देते हुए क्या करेगा, रिक्वायर सच सिक्योरिटी, आपसे सिक्योरिटी ली जाएगी कि देखो सर, यू आर द नेक्स्ट फ्रेंड और यू आर द गार्जियन दिस सूट, आई हैव नो प्रॉब्लम, एज ए कोर्ट आई एम गिविंग यू परमिशन टू रिसीव द प्रॉपर्टी, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट because you have not been appointed as the guardian of the property, therefore you will have to give some security, and I will also pass some other directions. What is the purpose? Purpose is that protection of the property from being wasted, कि जो property आप receive कर रहे हैं वो property आप waste ना करें। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये है दिस, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल रिक्वायर सच सिक्योरिटी एंड गिव सच डायरेक्शंस। देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड को ऐसे ढंग समझ लें। ये देखिए, कोर्ट शैल व्हाट, रिक्वायर सच सिक्योरिटी नंबर 1 एंड गिव सच डायरेक्शंस नंबर 2। व्हाट इज द पर्पज? पर्पज इज व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग वेस्ट, कि प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो, एंड एंश्योर इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से उस प्रॉपर्टी का उपयोग हो पाए। तो डायरेक्शन जो सिक्योरिटी की कोर्ट देगा, उसका पर्पज क्या है, ये पर्पज बताया मैंने आपको। और किससे सिक्योरिटी मांगी जा रही है, फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन ऑफ द सूट से। मेरा ख्याल है आप तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको, प्लीज सी दिस साइड नाउ। देखिए, तो ये पर्पज समझ में आएगा आपको कि किससे ली जा रही है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ली जा रही है नेक्स्ट फ्रेंड से। सिक्योरिटी किससे ली जा सकती है, गार्जियन फॉर द सूट से ली जा सकती है। सिक्योरिटी क्यों ली जा रही है, डायरेक्शन क्यों जा रही है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, पर्पज है। पर्पज क्या है, पर्पज है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग वेस्ट, जिस प्रॉपर्टी को आप रिसीव कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो पाए। तो बात समझ में आ गई। अब ये क्यों ली जा रही है, कब ली जाती है, 2 कैटेगरी में ली जाती है, ऐसे समझ लीजिए। देखिए कब, व्हेन, कब ली जाएगी ये, कब, इसको फिर देखिए स्लाइड में देख लीजिए, देखो एक बार स्लाइड में, When कब ली जाएगी सिक्योरिटी या डायरेक्शन कब दी जाएंगी, when he has not been appointed or declared by competent authority to be guardian of the property। नंबर 1 इसमें ली जाएगी, या नंबर 2 having been appointed, उसको अपॉइंट किया गया लेकिन he is under disability to receive the money or movable property। तो मैंने आपको बहुत रिपीटेडली आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है ये, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आप लोग बस ये। और एक ये भी देख लीजिए आप, देखिए क्या क्या है ये, इस स्लाइड को देखिए। नेक्स्ट फ्रेंड है, ये गार्जियन फॉर द सूट है ना। दिस इज द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन फॉर द सूट। कैसा, ही इज नॉट अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड टू बी गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। गार्जियन कोई और है प्रॉपर्टी का, ये व्यक्ति नहीं है। ये जो महाशय है, ही इज द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन इन द सूट, बट ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड एट द गार्जियन। ठीक है, या क्या है, ही अपॉइंटेड तो है, गार्जियन भी है ये, ठीक है, बट ही इज अंडर डिसेबिलिटी टू रिसीव द मनी। Then in that case, court shall require security and give directions। तो repeatedly I have explained it so many times now, इसको कर लेंगे आप लोग। तो this is all about 6.2 का, 6.2 पर 6.1 पढ़ लिया, 6.2 आ गया। अब नेक्स्ट पर आ जाइए प्रोविजियो पर। प्रोविजियो क्या कहता है इसका, प्रोविजियो देखिए,
प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डिस्पेंस विद सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन अगर ये है कि जो सिक्योरिटी मांगी जा रही है नेक्स्ट फ्रेंड से या गार्जियन से, क्या वो सिक्योरिटी को कोई डिस्पेंस भी नहीं कर सकते, है ना? कर सकते नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं। उसका आंसर मिलेगा आपको प्रोविजियो में। कब मिलेगा? वेयर सच नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन इज व्हाट, दिस इज द मैनेजर ऑफ द Hindu undivided family HUF or is the parent of the minor. In case of Hindu divided family, that the decree or order relates to the property or business of the family. आपको नहीं आया होगा समझ में, तो ऐसे समझिए इसको। देखिए इसको प्लीज स्लाइड देखिए, इसमें देखो देखो देखिए क्या है, मैं इसको पढ़ता हूँ आपको। देखिए प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में और ये देखिए ऐसे है, कोर्ट में डिस्पेंस विद सच सिक्योरिटी। कोर्ट सिक्योरिटी डिस्पेंस विद कर सकते हैं, मीन्स जो कोर्ट सिक्योरिटी लेने की जो बाध्यता है उससे वो उसको मना कर सकती है, कोर्ट उसकी आवश्यकता को नकार सकती है कि नहीं कोर्ट सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। कब करेगी? पहली बात क्या करेगी? फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, डोंट फॉरगेट दिस, कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर दैट, कि हमें इस केस में सिक्योरिटी की आवश्यकता नेक्स्ट फ्रेंड से या गार्जियन से क्यों नहीं है। एक तो ये बात हो गई, कंडीशन नंबर 1, कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस। नंबर 2 क्या है? वेयर सच नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन इज द मैनेजर ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए ये पहली सिचुएशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति जो नेक्स्ट फ्रेंड है या गार्जियन है वो मैनेजर है, करता है, हिंदू अविभक्त परिवार का करता है, एक बात। और सेकंड जो ऑर्डर है, ये जो डिक्री है, दैट रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी और बिजनेस ऑफ द फैमिली। दो बातें हो गई। इसको आप ऐसे देख लीजिए, इसको देखिए स्लाइड में और मेरी तरफ देखिए, समझिए जरा इसको क्या कर रहा हूँ मैं। जो नेक्स्ट फ्रेंड है यदि वो मैनेजर है HUF का, आप देख रहे हैं स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, मैनेजर है HUF का, एक बात, लेकिन साथ में क्या है कि डिक्री और जो ऑर्डर है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है। एक बात तो ये हो गई। या दूसरी बात क्या है? ही इज द पेरेंट ऑफ द माइनर, माता पिता में से कोई एक है, फादर है मदर है जो माइनर के, तो ऐसी स्थिति में नो सिक्योरिटी। एंड अगेन यू कैन बी आस्क्ड ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम कि किस केस में सिक्योरिटी नहीं मांगी जाएगी? जब नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन पेरेंट होगा तो सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी हम कब ले रहे हैं? सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं हम? टू रिसीव द मनी और टू रिसीव द अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव करना है, लेना है अपने किसी कॉम्प्रोमाइज में या डिक्री में, तो उस लिए आपसे सिक्योरिटी मांगी जा रही थी। वो इन दो केसेस में आपको नहीं देनी पड़ेगी, जब आप करता हूँ HUF के या पेरेंट हो माइनर केस में। तो ये आप देख लीजिए फाइनली नो सिक्योरिटी। कब नो सिक्योरिटी? जब मैनेजर ऑफ HUF है या पेरेंट ऑफ द माइनर होंगे इसमें। ये तो ये हो गया आपका रूल 6 खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब मैं आपको पूरी तरीके से एक समरी दे देता हूँ 1 मिनट के अंदर, इसको 1 मिनट के अंदर समरी देता हूँ, उसको समझ लीजिए क्या था। रूल 6 था। रूल 6 में क्या पढ़ा हम लोगों ने? रूल 6 में ये पढ़ा कि देयर इज ए लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन। क्या लिमिटेशन है? कि ही कैन नॉट रिसीव और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं रिसीव कर सकते। सही है? क्या रिसीव नहीं करेंगे? मनी रिसीव नहीं करेंगे। क्या रिसीव नहीं करेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि आपको कोर्ट की परमिशन ना मिल जाए। सही है? सही है, हो गया। एक बात, परमिशन लेना जरूर हो गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या आई कि एक अलग से सिचुएशन आई कि जहां कोर्ट आपको परमिशन देते हुए, परमिशन तो दे देगी कि आपको प्रॉपर्टी रिसीव करनी कर लीजिए, बट आपसे सिक्योरिटी मांगी जा सकती है। सिक्योरिटी कब मांगी जाएगी आपसे? वो तब मांगी जाएगी जब आपका रोल एज ए नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन केवल उसी केस से सीमित हो। ठीक है? उसी केस से सीमित हो और आप उस माइनर की प्रॉपर्टी गार्जियन नहीं है, एक ऐसी स्थिति मांगी जाएगी। या दूसरी स्थिति कौन सी हो सकती है? जब गार्जियन है, नियुक्त किए गए प्रॉपर्टी के, लेकिन यू आर अंडर डिसेबिलिटी टू रिसीव द प्रॉपर्टी एंड द कोर्ट इज इन द नॉलेज ऑफ दिस। कोर्ट को इस बारे में पता है कि नहीं या ये रिसीव नहीं कर सकते, तब आपसे सिक्योरिटी मानी जाएगी। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि कब सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी? कि जब आप मैनेजर होंगे HUF के या फिर आप उसके पेरेंट होंगे माइनर के, तो ऐसी स्थिति में आपसे सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। तो
तो दिस वाज द रूल 6। अब हमें करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एंड दैट इज व्हाट रूल 7। सो नाउ प्लीज कम टू दी रूल 7। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।